देश के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी, जिनका करंट एज है 73, अगले 2-3 सालों में वो हो जाएंगे रिटायर्ड। फिर कौन होगा बीजेपी का अगला उत्तराधिकारी? लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि क्या सच में मोदी जी रिटायर्ड होने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होता, लेकिन मोदी जी बिलोंग करते हैं बीजेपी पार्टी से और उस हिसाब से उन्हें बीजेपी का भी संविधान मानना पड़ेगा। और बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कोई भी कैंडिडेट जिसका एज 75 प्लस है वो देश का पीएम या फिर राज्य का सीएम नहीं बन सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है BS येडियुरप्पा, जो कि कर्नाटका के एक्स चीफ मिनिस्टर है और उन्हें टर्म के बीचों बीच इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनका एज 75 प्लस हो चुका था। तो क्या बीजेपी मोदी जी को रिटायर करेगी या फिर मोदी जी ने बीजेपी के भाग्य बदले इसलिए उस नियम को ही हटा दिया जाए? लेकिन फिर भी अगर बीजेपी ने रूल को चेंज नहीं किया और मोदी जी को रिटायर कर दिया तो फिर कौन होगा बीजेपी का अगला उत्तराधिकारी और देश का अगला प्रधानमंत्री? नंबर 7 पे आते हैं अन्नामलाई, जो कि तमिलनाडु से है और ये यंग भी है और एजुकेटेड भी, और वहीं पर ये IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं। और अमित शाह जी ने पिछले साल एक स्पीच में कहा था कि फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर शायद तमिलनाडु से हो सकता है। अब इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, वो है साउथ इंडियंस को खुश करने के लिए बीजेपी ऐसा करेगी, क्योंकि साउथ इंडिया में बीजेपी की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है और इसीलिए शायद बीजेपी अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट साउथ इंडिया से ही चूज करेगी। नंबर 6 पे आते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वो करंटली महाराष्ट्र के DCM है और होता है कि बीजेपी इन्हें अगली बार PM कैंडिडेट बना दे। और देवेंद्र फडणवीस जी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब वो 21 साल के थे तब से वो पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं और शायद इसीलिए बीजेपी उन्हें अगला प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुनेगी। नंबर 5 पे आता है एस जयशंकर, जो कि करंटली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का पद संभाल रहे हैं। एस जयशंकर जो कि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया के खिलाफ कोई सवाल पूछा तो एस जयशंकर उसे इस तरीके से फैक्ट्स फेंक के मारते हैं कि वो एक और बार इंडिया के खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछता। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान ने तक एस जयशंकर की तारीफ की थी। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। और यही नहीं बल्कि ये IFS ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो ये एजुकेटेड भी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए शायद बीजेपी ने अगला PM कैंडिडेट बना सकती है। लेकिन एस जयशंकर जी की करंट एज है 69 और शायद ये एज क्राइटेरिया उन्हें प्रॉब्लम दे सकता है और इसीलिए शायद ही बीजेपी उन्हें 29 का इलेक्शन लड़वाएगी। लेकिन हो सकता है अगर 24 से 29 के टर्म के बीच 2-3 साल के लिए किसी को PM बनाना पड़े तो शायद बीजेपी इन्हें ही चूज करेगी। नंबर 4 पे आते हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो कि करंटली आसाम के चीफ मिनिस्टर है। पहले ये कांग्रेस में थे लेकिन फिलहाल अभी ये बीजेपी में है और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को यही कंट्रोल करते हैं और अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट से नहीं बना, तो हो सकता है बीजेपी इन्हें ही अगली बार प्राइम मिनिस्टर बना दे। हेमंता बिश्वा शर्मा एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है उनके रोस्टिंग स्किल्स के लिए। तो अभी लड़का लोगों को भी बुलेट चाहिए तो हम बोला बुलेट भी देगा, लेकिन बुलेट का पीछे खाली माँ और बहन ही उठ सकेगा, वो वाला नहीं उठ सकेगा, ठीक है? नहीं तो कॉलेज रहेगा उस साइड और बुलेट चला जाएगा उस साइड। नंबर 3 पे आते हैं नितिन गडकरी जी, जो कि करंटली ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री का पद संभाल रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो रोडवेज है वो बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो रहे हैं और इसके पीछे नितिन गडकरी जी का ही हाथ है। ये आज के समय एकमात्र नेता है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हो सकता है बीजेपी इन्हें PM कैंडिडेट के तौर पे चुने। नंबर 2 पे आते हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम है अजय सिंह, जो कि करंटली उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में क्राइम करता है तो उसके खिलाफ इंस्टेंटली एक्शन लिया जाता है योगी गवर्नमेंट द्वारा, और अगर माफिया या फिर गैंगस्टर क्राइम किया जाता है तो पुलिस उसे सीधे इनकाउंटर कर देती है। उत्तर प्रदेश में नो जेल नो बेल ओनली हेल्प पॉलिसी चलती है।
विकास दुबे, अतीक अहमद जैसे कई सारे क्रिमिनल्स जो कि हमेशा से ही सिस्टम से बच रहे थे, लेकिन योगी गवर्नमेंट में वो बच नहीं पाए। अतीक अहमद एक ऐसा क्रिमिनल था जिसे जजेस भी डरते थे। 10 जजेस ने उसे सज़ा की सुनवाई देने से मना कर दिया था, लेकिन योगी गवर्नमेंट के अंदर उसे सज़ा भी मिली और उसकी हालत कुछ ऐसे भी हुई। माफियागिरी खत्म हो गई। असद कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। अभी अशरफ भी साथ में आ रहे हैं। ला रहे होंगे। हम आपके जरिए गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं, अब हमारे औरतों को बच्चों को परेशान न करें। आपने माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। करी थी ना। कहाँ है असद? कहाँ है असद? कहाँ है कौन? असद? कहाँ है? मैं क्या जानूं, मैं जेल में हूँ। कहाँ है? तो योगी गवर्नमेंट का यही इंस्टेंट एक्शन जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है और इसीलिए शायद बीजेपी अगली बार इन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पे चुनेगी। नंबर 1 पे आते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें तुम किस बेसिस पे बता रहे हो। मैं ऐसे ही फेक नहीं रहा हूँ, बल्कि ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ इंडिया टुडे के अंडर जो सर्वे हुआ था मूड ऑफ द नेशन, उसके थ्रू मैं ये बता रहा हूँ। इस सर्वे में अमित शाह जी को 29%, योगी जी को 25% और नितिन गडकरी जी को 16% वोट्स मिले थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अमित शाह जी के पीएम बनने के चांसेस क्यों ज़्यादा है। इसके पीछे कई सारे रीजंस है, जैसे कि अमित शाह जी की एक पहचान बन चुकी है लोकसभा लेवल तक, लेकिन वहीं पर जितने पॉलिटिशियन के मैंने नाम लिए वो ज़्यादातर विधानसभा लेवल के पॉलिटिशियन थे और अमित शाह जी की एक सेंट्रल लेवल तक पहचान बन चुकी है और शायद इसी पहचान की वजह से बीजेपी इन्हें पीएम कैंडिडेट बना दी। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर करंटली कोई बीजेपी को कंट्रोल कर रहा है तो वो है अमित शाह। जान दे देंगे इसके लिए। और मोदी जी को भी पीएम कैंडिडेट बनाने के पीछे इन्हीं का हाथ था। और एज क्राइटेरिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी करंट एज है 59, तो हो सकता है बीजेपी इन्हें ही अगला पीएम कैंडिडेट बना दे और इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा है।